नमस्कार, मैं मिथिलेश विश्वकर्मा और आपका TNMIT क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसका आज हम लोग 8वां लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मोमेंट, वो क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है। वो बनता है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र कैसा होगा, इस तरह से उसको हम डेरिवेट करेंगे और उसका फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस तरह से सीखना चाहते हैं हमारे तरह से, हमारे साथ फिजिक्स को रटना नहीं चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अब वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। और हम आपका इंटर का जो फिज़िक्स है उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, तो वो भी हिंदी में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होता है? एक्चुअली दो आवेश होते हैं, दो आवेश, एक पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों को बहुत नज़दीक रख दें तो एक निकाय बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। उस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों मान लीजिए बहुत ही नज़दीक रखे गए, हम तो बहुत दूर दूर दर्शाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही नज़दीक रखे गए हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो निकाय बनेगा, जो सिस्टम बनेगा, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश के, विपरीत प्रकृति के, यानी एक प्लस हो तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को बहुत निकट रखकर, ऐसे बहुत ही निकट रखकर बनाए गए जो आवेश होते हैं, बनाया गया जो निकाय होता है, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो ये इनके बीच की दूरी बहुत ही जैसे कि मिलीमीटर में होती है, नैनोमीटर में वगैरह होती है, मतलब बहुत ही नज़दीक होते हैं। जैसे कि अगर हम HCl, आपने केमिस्ट्री में HCl का नाम तो सुना ही होगा। HCl को जब हम वाटर में सॉल्यूट कराते हैं, उसको घोलते हैं, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इस तरह से H प्लस और Cl माइनस इस तरह से टूट जाएगा, लेकिन ये बहुत दूर दूर नहीं जाते हैं। ये H प्लस और Cl माइनस बहुत दूर दूर नहीं जाते हैं, बहुत ही नज़दीक रहते हैं, लगभग जैसे कि पानी के कण के जितने नज़दीक होते हैं। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, उसमें कण इतना नज़दीक इतना टाइट पैक होते हैं, उनके जो, ऐसा कर सकते हैं, उनके जो कण होते हैं, वो परमाणु होते हैं, वो बहुत ही टाइट पैक होते हैं, जिसकी वजह से वो गति नहीं कर पाते। और उसी तरह से लिक्विड में अगर देखा जाए तो उनके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा ढीले पैक होते हैं, इस वजह से वो इनका जो आयतन होता है वो बदलने वाला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में जो कण होते हैं, जो जितना दूर दूर पर पानी के कण होते हैं, उतना ही दूर पर ये प्लस की और माइनस के चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा कम ज़्यादा दूरी हो सकती है, लेकिन लगभग में वही होता है। उतना दूरी पे अगर रखा जाए कोई चार्ज, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन उनका परिमाण समान हो जाए। परिमाण का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पर 4 कूलम का आवेश रखा गया है तो यहाँ पर 4 कूलम का आवेश ही होना चाहिए। भले ही ये बात और होनी चाहिए कि पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाते हैं तो डायपोल नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा, कुछ और ही बनने लगेगा। और इसी तरह से अगर माइनस माइनस कर दें तब भी वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा और कुछ और बनने लगेगा। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का सिस्टम बनाने के लिए कम से कम 2 चार्जों का होना ज़रूरी है। इस तरह से हम समझेंगे कि HCl, HBr, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डायपोल के सिस्टम की रचना करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल वाला सिस्टम बनाते हैं। हम उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पहले हम देखेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण देखेंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, उसको बोलेंगे डायपोल मोमेंट। और एक डायपोल मोमेंट की वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है? किसी बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल।
डेफिनेशन में लिखेंगे दो समान परंतु विपरीत प्रकार के, यानी दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर निकट रखकर बनाए गए निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिएगा, और हम बोर्ड पे लिख भी देंगे, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किन्हीं दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को परस्पर निकट रखकर बनाए गए आवेश को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को, दो समान परिमाण के आवेश थे, परिमाण में समान है, यानी अगर ये 1 कूलाम का आवेश है, ठीक है, तो दूसरा भी 1 कूलाम का आवेश ही होना चाहिए। सी फॉर कूलाम, कूलाम एक मात्रक होता है आवेश का, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछले वाले वीडियोस जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे सब अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियोस नहीं देखें तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। 1 कूलाम का ये आवेश है और 1 कूलाम का ये भी आवेश होना चाहिए, ठीक है। और दोनों की जो प्रकृति है, दोनों का जो नेचर है, दोनों आवेशों का, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। इनको बहुत ही नज़दीक रखकर बना रहे हैं, तो जो निकाय बनेगा उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो अब कहेंगे कि ये इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक के भी इसका नहीं होता है, एक होता है डायपोल मोमेंट जो यहाँ पर है, द्विध्रुव का आघूर्ण, उसमें हम एक फार्मूला, एक समीकरण देखेंगे, उसका मात्रक हम लिखेंगे। फिलहाल ये जो होता है ये सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका डायरेक्शन, जिसकी जो दिशा होती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगा। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हिंदी में बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और हिंदी में बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जैसे कि हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे होते हैं, उनमें दो आवेश होते हैं, यानी दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, अनलाइक चार्जेस होते हैं। वही अनलाइक चार्जेस हैं इसमें भी, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी एक पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही और एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या कहता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनका जो आवेश की जो मात्रा होती है, ठीक है, दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, ठीक है, कोई एक आवेश ले लेंगे, एक आवेश, दोनों में से एक आवेश, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको ले लेंगे गुणे बीच की दूरी। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट निकालें, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकलेगा। फिर से समझिएगा, किन्हीं दो एक वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश रखे गए थे, तो उनमें से एक आवेश रख लीजिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको रख लीजिए। इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो गुणनफल होगा, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो हम डेफिनेशन के तरफ बढ़ें। चलिए एक बार फिर से समझिएगा। मान लीजिए दो आवेश हैं, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच की दूरी मान लीजिए 2L है। हम 2L ही लेंगे, L नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमें हम 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब हम उसको निकालते हैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी होती है। इस वजह से हम यहाँ पर 2L लेते हैं, ठीक है। ये किताब का बनाया हुआ नियम है, हमारा बनाया हुआ नियम नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर हम 2L लेंगे तो जब एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे किसी बिंदु पर, तो वहाँ पर इसकी वजह से आसानी होगी। आशा कर रहे होंगे आपकी बात ये समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो डेफिनेशन है उसको हम लिखते हैं, किसी द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। एक इलेक्ट्रिक डायपोल था यानी एक वैद्युत द्विध्रुव था, एक पॉजिटिव आवेश होता है और एक नेगेटिव आवेश होता है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए 2L है, ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है। और इसे P से डिनोट करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो फिर इसका एक समीकरण लिखेंगे, P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू। हमने आपको कहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, इसके मात्रक की बात करेंगे और इसकी एक क्वांटिटी होती है उसकी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने जब बताया कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है और उसकी दिशा जो होती है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होता है। तो हम वही डायपोल यहाँ भी है, तो ये भी एक सदिश राशि होगी। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और उसका जो मोमेंट होता है वो एक सदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होता है, आप देखिए दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, ठीक है। और जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरह से ना लिख के कूलाम मीटर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे कूलाम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है कूलाम पर मीटर होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं और लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हम अगले दिन दोगुनी हिम्मत से आते हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। क्योंकि फिजिक्स को रटाना हमारे बस की बात नहीं है, उसको समझाना हमारे बस की बात है। अगर आप हमारे साथ बने रहेगा तो फिजिक्स में बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम देखेंगे कि कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर, ठीक है, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है, तो उससे किसी बिंदु पर यहाँ कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्योंकि जहाँ आवेश होते हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र तो डेफिनेटली रहेगा, निश्चित है रहेगा। हम इसी का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो कितनी होती है और उसे कैसे निकालते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। हमारा ये अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। चूँकि ये एक आवेश था, ये एक आवेश था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। इसके कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि ये दोनों बिंदु आवेश हैं, सोर्स चार्जेस हैं। इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले को बोलते हैं अक्षीय स्थिति तथा दूसरे को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब है, अक्षीय स्थिति का मतलब है कि या तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया यानी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इससे यहाँ पर इसके अक्ष के डायरेक्शन में, इसके एक्सिस के डायरेक्शन में कोई बिंदु अगर होगा, वहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं, एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और एक होता है नॉन एक्सियल पोजीशन अथवा होता है इन एक्सियल पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर कहीं या फिर यहाँ कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहला अक्षीय स्थिति,
इसके अक्ष पर था, वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, और दूसरा है यहाँ कहीं या फिर नीचे या तो ऊपर कहीं भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ जो अक्ष की दिशा में होता है, एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, उसे अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और जो इधर होता है इस साइड में उसे नॉन एक्सियल पोजीशन कहते हैं, एनएक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सियल पोजीशन में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए दो तरीके आप लिख सकते हैं। एक अक्षीय स्थिति, पहला अक्षीय स्थिति, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। थोड़ा एनर्जी अगर लगाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू और माइनस क्यू से, यानी धन आवेश चार्ज से और ऋण आवेश चार्ज से बना कोई द्विध्रुव है, जिसके कारण हमें एक्सियल पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये पॉजिटिव क्यू यहाँ बनाते हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। और जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने आपको कहा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम 2L से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालने चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया बिंदु P पर, ठीक है। इससे इसके मध्य बिंदु से यानी सेंटर से इनके जो बीच की दूरी है वो 2L है, ठीक है। इनकी जो बीच की दूरी है वो 2L है, ये इनके बीच की दूरी हो गई जो कि 2L है पूरी दूरी। तो आधी दूरी कितनी होगी, आधी दूरी L होगी। इसीलिए हमने आपको कहा था कि इनकी एक इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो हम 2L लेते हैं, क्योंकि जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसे हम L और L में डिवाइड कर सके सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश एक्चुअली धन आवेश होते हैं हमेशा, हमने आपको पहले भी बता चुका है कि जो परीक्षण आवेश होते हैं हमेशा धन आवेश होते हैं। तो मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके मध्य बिंदु से कहीं मान लीजिए O है, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, टेस्ट चार्ज रखा गया है, और वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो मध्य बिंदु से तो ये इसकी डिस्टेंस R है, यहाँ माइनस क्यू से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, माइनस क्यू से जो Q0 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी, देखिए पूरा डिस्टेंस था R, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था R, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर हमें इतना फाइंड आउट करना है तो इतने में से हमें इतना माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली पूरा जो डिस्टेंस है वो है R में से माइनस कर देंगे अगर इतना, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा L। तो माइनस क्यू से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R माइनस L है, ठीक है। इसी तरह से हम समझेंगे प्लस क्यू से जो डिस्टेंस होगा P का वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी हो R है, ठीक है, R और इतना L, तो R हो जाएगा और प्लस L हो जाएगा, हमें दोनों जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ से R प्लस L कहाँ तक की, Q0 तक की दूरी, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया। अब हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है, एक निकाय तैयार हो चुका है, और हम इसका लैंग्वेज चलिए लिख लेते हैं। माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
ये आपका लैंग्वेज होगा, लिखेंगे। हमें लैंग्वेज नहीं बोलना है किसी डेरिवेशन में। अगर आपको लैंग्वेज नहीं लिखने आ रहा है तो आपका नंबर कट सकता है एग्जाम में। माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बने कोई द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, ये प्लस क्यू और माइनस के दो आवेश हैं, एक द्विध्रुव बना रहे हैं, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है बिंदु पी पर, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पहले वो निकालेंगे, और फिर प्लस क्यू के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको निकालेंगे, और जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा दोनों को जोड़ देंगे, जितना मिलेगा इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। पहले माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु पी पर, फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और जो मिलेगा उसे हम E1 और E2 से दर्शाएंगे और उसको लास्ट में जोड़ देंगे, तो हमें परिणामी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r², ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला नहीं बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। एक्चुअली हम लोग रखेंगे, पहले डिनोट करेंगे, मतलब पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये पहला आवेश है, पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हम E1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E1 से, इसको हम डिनोट करेंगे E1, क्योंकि हमें दो जगह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहला E1 मानेंगे और दूसरा E2 मानेंगे। E1 इसको लिखेंगे E1 = 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट ही होता है, आप जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है। और पहला आवेश हम कोई भी ले लेते हैं Q अपान, और जो दोनों के बीच की दूरी है, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो r-l है, और उसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, r-l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो E1 की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर वो निकालेंगे। सॉरी, माइनस क्यू के वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो तो हमने निकाल लिया। प्लस क्यू के कारण, ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण, तो चलिए प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 = 1/4πε0 Q/r² की वैल्यू कितनी है, देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है वो r+l है। ठीक है, प्लस Q और Q0 के बीच की जो दूरी है वो r+l है, हम उसकी जगह पे लिखेंगे r की जगह पे, तो जगह r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो E2 की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अगर आपको ये दोनों यहाँ पर परिणामी यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है द्विध्रुव के कारण, तो E1 और E2 को जोड़ना होगा। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि विद्युत द्विध्रुव होता है जो उसकी दिशा होनी चाहिए। ठीक है, दिशा को मेंशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो E1 का जो डायरेक्शन होगा, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा। अब देखिए ये माइनस क्यू, ये परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, तो क्या करेगा, ये माइनस क्यू के तो क्यू की ओर जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू की ओर आकर्षित होगा, तो इसकी दिशा क्या होगी, माइनस क्यू से Q0 की ओर, यानी बाहर की ओर। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरे E2 की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव दोनों को एक दूसरे को रिपल करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तो प्लस क्यू का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, तो माइनस क्यू से और P से विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बाहर की ओर इसे हम डिनोट करेंगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी बाहर की ओर, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में होगा, प्लस क्यू का डायरेक्शन, और जो माइनस क्यू का डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हमने दर्शाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस जब डायरेक्शन समान होते हैं, यानी जब दिशाएं समान होती हैं तो दोनों को एक में जोड़ते हैं।
लेकिन जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो दोनों में से एक दूसरे को घटाते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं, तो हमारे पास जो निकल के आता है वही हमारा नेट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा प्लस क्यू में से यानी E2 में से हम E1 को अगर घटा दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो जो नेट होगा ई नेट होगा जो वो हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, अब हम मान रखेंगे E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है इतना, लिख लेते हैं। अच्छा सॉरी, अब देखिएगा गड़बड़ हो गया, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, मतलब इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ स्ट्रांग लगेगा, मतलब ज़्यादा लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो बहुत कम लगेगी। इस तरह से जो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 जो है वो ज़्यादा है E2 से, क्योंकि हमने कूलाम के नियम में जो रिलेशन पढ़ाया था कि जो इनमें जो रिलेशन होता है, इसमें जो रिलेशन होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः जो नज़दीक होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जो दूर होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो E ज़्यादा है E1 से, तो ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे। ठीक है, E1 ज़्यादा E2 से, तो यहाँ पर घटा दिए, और हम इस पर वैल्यू रख लेते हैं 1/4πε0 क्यों अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे E2 की वैल्यू हमें दिया है 1/4πε0 क्यों अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 1/4πε0 एंड क्यू 1/4πε0 एंड क्यू दोनों कॉमन है, हम कॉमन कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसे क्यों कॉमन कर लिए, बचा कितना, ये बचा हुआ है 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना तो हमें बचा हुआ है। अब हम इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इधर उधर करेंगे। चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं, 4πε0, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब चूँकि हमारे पास जगह कम है तो हम ऊपर मिटा लेते हैं, अगर आप नोट कर लिए हों। चलिए, ये इसका होल स्क्वायर है, इसको जब तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL स्क्वायर RL हो जाएगा, क्यों अपान 4πε0, ये R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट बंद। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं। चलिए, क्यू अपान 4πε0 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखेंगे कि R स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, इस तरह से, और जो 2RL है 2RL दोनों पॉजिटिव है तो मिलके 4RL बना लेंगे, इस तरह से 4πε0 4RL अपान ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे, देखेंगे, एक अजम्पशन करेंगे हम लोग, कुछ मानेंगे, जो उपेक्षा करना होता है वो उसका नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि इसकी कंपेरिजन में एल के कंपेरिजन में जो आर है, ये जो आर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है। सॉरी, आर के कंपेरिजन में इसके कंपेरिजन में जो एल है वो बहुत ज़्यादा कम। हमने आपको कहा कि जो वैद्युत ध्रुव बनाया जाता है तो बहुत ही नज़दीक रखकर बनाया जाता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है आर की तुलना में, क्योंकि आर तो बहुत ज़्यादा है, इसकी तुलना में आर की तुलना में ये वाला जो है बहुत ही कम है। तो हम लिखेंगे आर इज़ मच ग्रेटर देन एल, ठीक है।
तो जो L है उसकी उपेक्षा करने पर, इसलिए L की उपेक्षा करने पर उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0। अगर हम यहाँ 4 की जगह पे 2L इंटू 2R कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और नीचे जो हो जाएगा, अगर हम L को नेगलेक्ट करेंगे तो R का स्क्वायर बचेगा और फिर इंटू R का स्क्वायर बचेगा, तो ये मिलके R टू द पावर 4 बना लेंगे। ठीक है, R टू द पावर 4, और एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला R तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ बचा R का क्यूब। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि ये जो 2L है और ये Q, ठीक है, हम इसको अंदर ले लेते हैं। E नेट इज इक्वल टू, इसको जब अंदर लेंगे 1/4πε0 टू Q इंटू 2L, और सॉरी Q इंटू 2L, और ये हो जाएगा इंटू 2 अपान R क्यूब। ये हो गया। अब हमने अभी आपको बताया है कि एक आवेश और दूरी के बीच का जो गुणनफल होता है, यानी P इज इक्वल टू जो होता है, चूँकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L ये होता है, तो हम इस 2 इंटू क्यू एल की जगह पे P लिख सकते हैं। E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपान, अब देखिए इसको हम P लिखे और ये 2, तो हो गया 2P और यहाँ R क्यूब। ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल के आ रहा है। किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ रही है, इतनी होती है। कहेंगे क्या? तो इनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। ठीक है, यानी अगर देखिए यहाँ 2P लगा है, 2P यानी अगर E 1 है तो उसका जो डायपोल होगा वो 2 होगा, और अगर E 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन जब E बढ़ता है तो P उसका 2 गुना बढ़ता है। ठीक है, और इसका कुछ हम SI यूनिट भी लिख सकते हैं। SI यूनिट में इसका यूनिट होगा, देखिए डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब मीटर, और इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, ये होगा मीटर, ये हो जाएगा, लेकिन क्या? मीटर क्यूब। ठीक है ना? तो इसका ये जो यूनिट होगा वो होगा कूलाम्ब मीटर, और ये इधर जाएगा तो बना लेगा स्क्वायर, क्योंकि ये एक इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा स्क्वायर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, तो हम इसका यूनिट लिख रहे हैं। इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। और एक बात और, ये जो R है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। E जो होता है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो E उत्पन्न होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस तरह से। और जितना R कम होगा उतना E ज़्यादा होगा, E ज़्यादा होगा R कम होगा, यानी R अगर ज़्यादा होगा तो E कम होगा। ये हमें रिलेशन पता चला। तो आज हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसके कारण वो हमने डेरिवेट किया, और एक्सियल पोजीशन पे यानी अच्छी स्थिति पर हमने इसको डेरिवेट किया है। कल हम इसे अनएक्सियल पोजीशन पे यानी निरक्षीय स्थिति पर डेरिवेट करेंगे। अगर निरक्षीय स्थिति पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अगर आप नए हो इस वीडियो पर तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।